हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ द फिजिक्स। तो इस सीरीज में अभी हम लोग क्लास 12th की थ्योरी पढ़ रहे थे और आज भी उसी थ्योरी के अंदर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया टॉपिक जिसका नाम है आज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत से बच्चे इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट ना मानते हुए छोड़ देते हैं, बट ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो पिछली बातें हमने इस यूनिट में पढ़ी अब तक, अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी तो बता देता हूं मैं आप लोगों को। हमने बातें पढ़ी थी कि हमारे आसपास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। वो चार्ज पार्टिकल्स अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं और हम लोगों ने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया कि कौन सा चार्ज पार्टिकल अपने आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। हमने सिंगल चार्ज पार्टिकल की बात भी की, हमने मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स की बात भी की और हमने डाइपोल की बात भी की। दो वीडियो डाइपोल के ऊपर भी आप लोगों के लिए बना के दी थी। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है a lot of charge particles। जब एक बॉडी के ऊपर 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स नहीं, लाखों की संख्या में पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, मतलब एक बॉडी के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लाखों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो वो बॉडी कहां पर कितना चार्ज कहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, ये हम लोगों का टॉपिक है। तो फिर रिपीट कर देता हूं मैं कि यहाँ हम बात कर रहे हैं 1 2 इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, 5 7 इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, हम बात कर रहे हैं लाखों इलेक्ट्रॉन्स की। और अगर एक बॉडी के पास लाखों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं निकाल सकते, हम वहां इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, अब हम छोटी क्वांटिटी को छोड़ करके बड़ी क्वांटिटी की तरफ बढ़ेंगे, हम पार्टिकल्स को छोड़ करके बॉडीज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो यही बात हमको आज पढ़नी है। पहली बात कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो सीधी सीधी बात है कि जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, when we give charge to a body, अच्छा ये तो है नहीं इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे मार्कर की बात कर ली, पेन की बात कर ली, धागे की बात कर ली, वायर की बात कर ली, इन सब केसेस में हम बॉडीज को 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स तो देने से रहे, हम बॉडीज को देते हैं मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ और उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, 10 की पावर 15 10 की पावर 12 10 की पावर 20 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हम बॉडी को देते हैं। तो ऐसे केसेस में जब हम बॉडी को चार्ज देंगे, चार्ज पार्टिकल्स देंगे, तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो उस बॉडी पर फैल जाएंगे यूनिफॉर्मली। मान लो अगर मैं इस मार्कर को किसी भी तरीके से चार्ज देता हूं, 3 तरीके होते हैं चार्ज देने के, इंडक्शन, कंडक्शन, रबिंग। मान लो रबिंग से इसको मैंने चार्ज दिया इस कॉर्नर पे, तो ऐसा तो नहीं है कि इसको जो चार्ज दे रहा हूं सारा सारा इसी कोने में रह जाएगा। वो चार्ज अपने आपस के रिपल्शन के कारण, वो इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल रिपल्शन के कारण एक दूसरी जगह पे फैल जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बीच में होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फैल जाएंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसी को कहा जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हर जगह चार्ज एक जैसा रहेगा, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा नहीं रहेगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यही बात आपको पढ़नी है कि व्हेन वी गिव चार्ज टू ए बॉडी, देन चार्ज इज स्प्रेड ऑन द बॉडी यूनिफॉर्मली फैल जाता है हर जगह पर। Such a distribution is called of charge is called uniform charge distribution। ऐसे को कहा जाता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये थी यहां तक की बात। इसके बाद हमने जिस बॉडी को चार्ज दिया वो बॉडी किस टाइप की थी, उस बॉडी की शेप पर डिपेंड करेगा कि उस बॉडी के पास चार्ज
कैसे फैलने वाला है। मतलब क्या वो बॉडी वन डायमेंशनल बॉडी थी, या वो बॉडी टू डायमेंशनल बॉडी थी, या वो बॉडी थ्री डायमेंशनल बॉडी थी। ये सब बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग ये बताएंगे कि उस बॉडी के पास चार्ज कैसे फैलेगा। ओके, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमारे पास तीन टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है बॉडीज के ऊपर डिपेंड किया हुआ कि हमने कैसी बॉडी को चार्ज दिया था, और उन बॉडीज के ऊपर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे कि उन बॉडीज के ऊपर चार्ज कैसे है, कैसे उनके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, और वो बॉडीज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी, उसको हमें कैलकुलेट भी करना है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडीज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास तीन टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है। कौन से टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा? जो पहला टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा देते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आता है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ढंग से समझ रहे हैं दोनों चीजों को, तीनों चीजों को। और थर्ड हमारे पास अभी आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक को स्किप मत करना, ये सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट तरीके से समझाया जाएगा आपको। तो यहाँ क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब लाइन से बनता है लीनियर। अगर हमारे पास कोई बॉडी एक स्ट्रेट वायर जैसी है, जैसे कोई वायर ही लगा लो, कॉपर वायर, और हमने उस कॉपर वायर को चार्ज दे दिया, करंट नहीं चार्ज, करंट इज ए डिफरेंट थिंग, चार्ज इज ए डिफरेंट थिंग। द फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड करंट। हमें उसको बहता हुआ चार्ज नहीं देना, उसको हमें एक स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज देना है। और अगर हम किसी बॉडी को चार्ज दे देते हैं, इस टाइप की बॉडी को, लीनियर बॉडी को, ये हमारे पास एल लेंथ की बॉडी, और हमने इसको कुछ चार्ज दिया, प्लस चार्ज दे दिया, तो वो पूरा चार्ज इस बॉडी के ऊपर हर जगह फैल जाएगा वायर के ऊपर। ऐसा नहीं होगा कि वो चार्ज सिर्फ कोने में फैलेगा या बीच में फैलेगा, इट विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द बॉडी। इसको हमने चार्ज दिया क्यू चार्ज, प्लस क्यू। ओके, तो प्लस क्यू चार्ज दिया एल लेंथ के ऊपर, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पूरा चार्ज एक लेंथ पे फैल जाए। ओके, तो इन सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज इज स्प्रेड uniformly at the entire length of the wire, entire length of the wire। ओके, इसमें एक चीज और पढ़नी है हम लोगों को कि हमारे पास जो चार्ज है वो कितनी लेंथ पे कितना चार्ज है, मतलब उस चार्ज की हर जगह डेंसिटी कितनी है, क्या वो चार्ज पास पास फैला हुआ है, दूर दूर फैला हुआ है। मतलब ये लगा लो कि अगर मैंने इस बॉडी को पहले 10 कूलम चार्ज दिया इस लेंथ की वायर को, तो चार्ज दूर दूर फैला हुआ था। मैंने इसी वायर को 10 कूलम चार्ज और दे दिया, अब इसके पास चार्ज हो गया 20 कूलम, तो उतनी ही लेंथ में 20 कूलम को रहना पड़ेगा, मतलब उस चार्ज को भिड़ा भिड़ा रहना पड़ेगा। और सिंपल एग्जांपल देता हूं कि स्कूल के बेंच के ऊपर बच्चे बैठे हैं और एक बेंच पे 2 बच्चों की जगह है। अगर उस पे एक बच्चा बैठेगा तो खुला होकर के बैठेगा, 2 बच्चे आ जाएंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी, और उसी बेंच पे अगर मैं कह दूं कि 3 बच्चे बैठने हैं तो और भीड़ बढ़ जाएगी, मतलब उतनी ही लेंथ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। ऐसे ही यहाँ पर एट द सेम लेंथ ऑफ द वायर द अमाउंट ऑफ चार्ज इज इंक्रीजिंग। तो कितनी लेंथ पर कितना चार्ज भरा हुआ है, इसे हम कहते हैं उस बॉडी का चार्ज डेंसिटी, उस बॉडी की चार्ज डेंसिटी। और अगर हम बात करते हैं वायर की लेंथ की, तो ऐसी चार्ज डेंसिटी को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी जो को पढ़नी होगी, इसके आपके क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे। लीनियर चार्ज डेंसिटी सिंबल होता है इसका लैम्डा,
और फॉर्मूला होता है Q/L कि कितनी लेंथ पे कितना चार्ज है। जैसे हम नॉर्मल डेंसिटी पढ़ते हैं मास अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन लेंथ या मास अपॉन एरिया, 3 टाइप की डेंसिटी होती है हमारे पास भी। इसी तरीके से चार्ज की डेंसिटी भी 3 टाइप से होगी, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन एरिया यहाँ पर, और चार्ज अपॉन वॉल्यूम थर्ड वाले केस में। और अगर हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए जहां हमारे पास लेंथ बहुत बड़ी हो, इनफाइनाइट लेंथ हो, तो ऐसे केस में हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा का, वो लगाएंगे dQ/dl। स्मॉल लेंथ को देखेंगे, उस स्मॉल लेंथ पे कितना चार्ज है उसको देखेंगे, क्योंकि जितनी लेंथ बढ़ेगी कितना चार्ज बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा, बट डेंसिटी विल रिमेन सेम। ये फॉर्मूला आपको तब हेल्प करेगा जब आपको लेंथी वायर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा जाएगा। अभी एक चीज करके पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। इसको फिर देख लो, अगर एक लेंथ को हमने चार्ज दिया, वायर को चार्ज दिया, तो उस वायर के ऊपर हर जगह चार्ज फैलेगा यूनिफॉर्मली। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उस लेंथ पे चार्ज की डेंसिटी को कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, ये पहला केस। दूसरा केस, अगर हमारे पास चार्ज एक लेंथ की बजाय एक सरफेस पे फैल जाता है तो उसे कहा जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आप सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ सरफेस 2 डायमेंशनल बॉडीज की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस होती है, जगह होती है, वो 2 डायमेंशनल बॉडीज की भी होती है और 3 डायमेंशनल बॉडीज की भी होती है। तो 3 डायमेंशनल बॉडी के पास खास बात ये है कि 3 डायमेंशनल बॉडीज में, जैसे एक स्फीयर, एक मटका, एक सिलेंडर, एक बाल्टी या फिर एक क्यूब, ऐसी शेप्स के अंदर चार्ज ओनली सरफेस पे भी हो सकता है और साथ साथ उस बॉडी के अंदर भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं एक स्फीयर की, मटके की, तो अगर मटका अंदर से खाली है, होलो है, अंदर से कुछ भी नहीं है उस मटके के अंदर, और मैं इस मटके को चार्ज देता हूं, कोई भी चार्ज दिया पॉजिटिव, तो वो चार्ज सिर्फ इसकी सरफेस पे फैलेगा बाहर की ओर, अंदर तो चार्ज फैलेगा ही नहीं। क्यों अंदर चार्ज नहीं फैलेगा? क्योंकि अंदर की तरफ तो कुछ है ही नहीं अंदर, सिर्फ वैक्यूम है या फिर एयर होगी, और एयर की भी चार्ज को अलाउ ही नहीं करती। एयर इज ए वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ द चार्ज। तो चार्ज सिर्फ कहां फैल जाएगा? सरफेस के ऊपर। ओके, ये तो हमारे पास हो गया स्फीयर, शेप का नाम है स्फीयर। और ये हमारे पास कैसी बॉडी है? हमारे पास 3 डायमेंशनल बॉडी है, और ये स्फीयर हमारे पास होलो स्फीयर है। ओके, साथ साथ अगर हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल बॉडी की, जैसे कोई भी कॉपी का पेज या फिर कोई भी शीट, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक शीट, उसको अगर हम चार्ज देते हैं शीट को, तो जो चार्ज होगा वो उस शीट के ऊपर फैलेगा दोनों ओर। दोनों का मतलब होता है शीट के इस तरफ भी, शीट के उस तरफ भी। ओके, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को भी कहा जाएगा हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि कहां फैल रहा है चार्ज? चार्ज फैल रहा है सरफेस के ऊपर। सरफेस का मतलब होता है बाहर की त्वचा के ऊपर, यहां चार्ज फैल रहा है, अंदर चार्ज नहीं है हाथ के अंदर। ओके, अगर अंदर आ जाएगा तो वो बन जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसी स्फीयर को होलो की बजाय सॉलिड बोल देता हूं, मतलब अंदर से भरा हुआ, जैसे एक होती है प्लास्टिक की गेंद जिसमें हम क्रिकेट खेलते हैं, और एक होता है कोस्को की गेंद। प्लास्टिक की गेंद अंदर से खाली होती है, लेकिन कोस्को की गेंद अंदर से भरी हुई होती है। या हमने मटके को पानी से भर दिया, किसी भी लिक्विड से भर दिया, तो हमने जो चार्ज देंगे उस लिक्विड को, वो चार्ज हर जगह फैलेगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अब पूरा वॉल्यूम कहां फैल चुका, पूरा चार्ज कहां फैल चुका है? पूरे वॉल्यूम में फैल चुका है। तो ये हमारे पास जो शेप थी वो थी हमारे पास सॉलिड स्फीयर, इसको बोला जाता है सॉलिड स्फीयर। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो मेन बात है ध्यान देने वाली, कि जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ कहां होगा? 1 डायमेंशनल बॉडीज के ऊपर। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ कहां होगा? 3 डायमेंशनल बॉडीज के ऊपर। लेकिन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा? ये हो सकता है 2 डायमेंशनल बॉडीज के ऊपर भी और 3 डायमेंशनल बॉडीज के ऊपर भी। डिपेंड करता है 3 डायमेंशनल बॉडी अंदर से खाली है या फिर भरी हुई है। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हर बॉडी का, जो हमने बॉडी यूज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको सारे फॉर्मूला याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लिख लेते हैं यहाँ पर
कि इन सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन सच टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, distributions charge is spread uniformly at the surface of two-dimensional and three-dimensional bodies. ओके, और चार्ज कितना, वही बात आ गई पुराने वाली कि अगर मैं एक शीट को चार्ज दिया 10 कूलम तो चार्ज दूर दूर फैला मिलेगा, और उसी को दे दिया मैंने 20 कूलम चार्ज उसी शीट को तो चार्ज पास पास आ जाएगा। तो कितनी भीड़ है वहां पर। सिंपल भाषा में कहूं, हमने खेत में फसल उगा दी, गेहूं बो दिया, अगर गेहूं को पास पास बोएंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल भीड़ा भीड़ा आपको दिखाई देगा, घना घना सा। और अगर हमने गेहूं को थोड़ा सा दूर दूर बोया तो आपको लगेगा कि खेत बिल्कुल खाली पड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं गेहूं उगा हुआ है। इसे डेंसिटी कहा जाता है। या फिर अगर हम अपने बालों की बात करें, इसी सिर के ऊपर अगर मेरे पास सिर्फ 1000 बाल हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं गंजा हो गया। 2000 बाल आ जाए तो लगेगा और थोड़े से बाल आ गए। इसी सिर पे 2 लाख बाल आ जाए तो आपको लगेगा तो बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी बालों की, घने बाल हो गए, है ना। तो कितनी जगह पर कितनी बॉडीज प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और ये ऐसे क्वेश्चन अगर मैं कह दूं कि मेरे बालों की संख्या बताओ कितनी है सिर के ऊपर, अगर मैं कहूं मेरे बालों को बताओ कितने बाल हैं सिर के ऊपर, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। कोई सिंपल तरीका तो है नहीं गिन करके 1 2 3 4 5। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर का छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट करेंगे इतना सा, उस पे बालों की नहीं, उस पे तो हम बाल गिन सकते हैं ना, 5 7 10 बाल कितने बाल है, 1000 बाल है, 100 बाल है। और उसको क्या करेंगे, उसको फिर हम उतने हेयर्स को पूरे सरफेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई मेरे पास कितना सिर है, कितना मेरे पास एरिया है, और पर एरिया मेरे पास इतने बाल थे तो इतने एरिया में मेरे पास इतने बाल हो जाएंगे। उसे कहा जाता है हेयर डेंसिटी। बट यहाँ बात कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी की, और चार्ज कहाँ फैला हुआ है, चार्ज फैला हुआ है सरफेस के ऊपर, तो ऐसी डेंसिटी को कहा जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंबल होता है उसका क्या था इसका, सिग्मा। इट इज चार्ज अपॉन एरिया, कितने एरिया पे कितना चार्ज, या फिर dq अपॉन d। ये होता है जब हम छोटा सा एरिया सिलेक्ट करते हैं, और ये जब हम पूरे एरिया की बात कर लेते हैं। अगर आप छोटे एरिया की बात करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, व्हेन वी टॉक अबाउट लार्ज एरिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ से फॉर्मूला बनता है अपने को, तो अल्टीमेटली चार्ज चाहिए, तो चार्ज का फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू l, और यहाँ से बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू e। ये यूनिट बना सकते हो आप यहाँ से, इस यूनिट भी बन सकती है चार्ज डेंसिटी की। इस यूनिट बनेगी चार्ज की कूलम और एक ही मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन जाएगी इसकी सिग्मा की कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ लैम्डा की यूनिट बनेगी कूलम पर मीटर। ऐसे ही यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिखेंगे, यहाँ चार्ज कहाँ फैलेगा, इन सच टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन charge distribution, charge is spread uniformly on entire volume। ओके, इसके क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनते हैं कि एक मटके को हमने सर्दियों में पानी गर्म करना है नहाने के लिए, तो 1 बाल्टी पानी को कितनी हीट देनी पड़ेगी, है ना। या फिर हम किसी पुल को गर्म करना है, पुल के पानी को गर्म करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी उस पुल के पानी को गर्म करने के लिए। तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम ऐसा तो करने से रहे कि पूरे पुल को ही गर्म करके देख ले, नहीं ना, तो क्योंकि बहुत ज्यादा पानी, इतनी हीट हम कहाँ दे सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पूरे पुल में से एक छोटा सा सैंपल निकालेंगे, 1 बाल्टी आधी बाल्टी या कुछ पानी निकाल करके उसको गर्म करके देखेंगे उस पानी को। तो हम क्या बोलेंगे, अगर 1 लीटर को गर्म करने में हीट लगी इतनी, तो इतने लीटर को गर्म करने में हीट लगेगी इतनी। तो ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट वॉल्यूम। यहाँ हमने जो मैंने एग्जांपल दिया ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन का था, यहाँ हमने हीट दी। ऐसे अगर हम उस पानी को चार्ज दे देते हैं तो उसे कहा जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर अच्छा, कितने पानी में कितनी चार्ज फैला हुआ है, क्या वो चार्ज पास पास है या दूर दूर है। जैसे पानी में अगर नमक घोलते हो अपने, एक
गिलास पानी में आधा चम्मच नमक घोल दिया तो आपको थोड़ा सा कम नमकीन पानी मिलेगा। आपने उसी गिलास में आधा चम्मच नमक और घोल दिया तो पानी की जो नमकीन खारापन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नमक की डेंसिटी बढ़ गई उस पानी के अंदर, है ना, सोल्ट की डेंसिटी बढ़ गई। उसी पानी में आप लोगों ने 1 चम्मच नमक और डाल दिया तो और डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे जैसे नमक की डेंसिटी बढ़ रही है पानी के अंदर, ऐसे ही हम उसको अगर चार्ज देते जाएंगे पानी को तो उसी पानी में चार्ज की डेंसिटी भी बढ़ेगी। और कितनी डेंसिटी है चार्ज की, उसे कहा जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला सिंबल बनता है रो। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम या फिर dq अपॉन dv, इसकी जो यूनिट बनेगी इसकी कूलम पर मीटर क्यूब, रो की। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था ये, लेकिन मैंने आपको तीनों के एग्जांपल दिए। इसके लिए एग्जांपल दिया हेयर्स का, इसको भी एग्जांपल दिया मैंने पानी के अंदर, उसका भी एग्जांपल दे दिया मैंने आपको जो बेंच पे बच्चे बैठते हैं। ओके, अब ये सब पढ़ने के बाद अगला स्टेप क्या? तो अगला स्टेप ये है, आपको ये बताना होगा कि ये जो सभी शेप्स हैं, एक लेंथी वायर, होलो सफियर, सॉलिड सफियर या फिर शीट, थिन या थिक शीट, इन सबको चार्ज देने के बाद ये सब बॉडीज कहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती हैं, आपको निकालना होगा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, कि एक सफियर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने आसपास के इलाके में, एक वायर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी अपने आसपास के इलाके में, एक शीट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी अपने आसपास के इलाके में। ओके, देखो जो क्लासिकल मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, जो हमने अब तक पढ़ा, वो ये पढ़ा कि हम जानते थे कि एक स्मॉल इलेक्ट्रॉन या एक स्मॉल पार्टिकल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और हम लोग क्या करते थे अब तक के क्लासिकल मेथड में, हम लोग ये मानते थे कि एक मार्कर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, हर चार्ज पार्टिकल्स अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देते थे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल जोड़ देते थे। बट यहाँ पर इतने सारे पार्टिकल्स हमारे पास आ चुके हैं कि हम उनको अब फ्रॉम क्लासिकल मेथड नहीं जोड़ सकते। हम लोग क्लासिकल मेथड अब यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास जो तरीका आया, उस तरीके का नाम है गोस थ्योरम। गोस थ्योरम एक मैथमेटिशियन ने दी थी, उन्होंने इसको शॉर्टकट बताया है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। वो भी हम इसके एक लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं भी आज एक मेथड और बताऊंगा आप लोगों को आज, कि हम कैसे क्लासिकल मेथड का यूज करके ही इन बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। मतलब मैं कैसे एक इंडिविजुअल पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के पूरी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊंगा। हमारे पास एक शॉर्टकट होता है कि हम ऐसे मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर सकें, ऐसी चीजों को जोड़ सकें। एक शॉर्टकट हमारे पास होता है, उस शॉर्टकट का नाम है इंटीग्रेशन। एक्चुअली इंटीग्रेशन इज द मेथड ऑफ एडिशन। ओके, 3 तरीके होते हैं ऐड करने के। एक सिंपल एडिशन 2 + 2 = 4, वो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे। एक होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = बट, इसे बोलते हैं एपीजीटी। और एक होता है जो तरीका बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, इंटीग्रेशन का, कि हम अगर ये कहा जाए कि इस वायर ने किसी भी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया तो बताओ, है ना, ये अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, रिपीट कर देता हूं मैं। इसे जो पिछली बातें पढ़ी थी वो ये थी कि एक सिंगल चार्ज पार्टिकल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, 2 चार्ज पार्टिकल्स कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अ लॉट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की, अब हम बात कर रहे हैं बॉडीज की। तो इन बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अभी एक तरीका और आएगा शॉर्टकट आगे, उसका नाम है गोस थ्योरम, गोस लॉ। उससे पहले हम क्लासिकल मेथड से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे इन बॉडीज का बाय अनदर शॉर्टकट मेथड दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो आएगा तो दो तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, एक यूजिंग गोस थ्योरम और एक यूजिंग इंटीग्रेशन। अब इसके ऊपर हम 2 क्वेश्चन करेंगे ऐसे जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बॉडी का बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, और गोस थ्योरम से तो निकालेंगे जब आगे जा करके।
ओके, ये काफी अच्छा लेक्चर तैयार हो चुका है आप लोगों के लिए, इसको स्किप मत करना। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस को देखो। हाँ जी, तो इस पे क्वेश्चन देखो, पहला जो भी बताया था मैंने आपको, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट होगा ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर, एक हमारे पास बहुत लंबी वायर है, ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, उसके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको निकालना है विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज किए बिना। गॉस थ्योरम से तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, सिर्फ 2 या 3 स्टेप का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अभी हम इसको गॉस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि पहले इसका डायग्राम बना लेना कि हमारे पास एक बहुत लंबी वायर है, ओके, और हमें किसी भी पॉइंट P के ऊपर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें पॉइंट P के ऊपर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इस वायर के पास चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। आप नेगेटिव से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, आंसर विल बी सेम, ओनली डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, बट हमें वो डायरेक्शन ही सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। ओके, अब हम ये मानकर चलते हैं कि इस वायर के पास बहुत सारे चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्ज की बॉडी बनी हुई है, तो इस वायर का छोटे से छोटा पार्ट, हर छोटे से छोटा पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। उस छोटे से छोटे पार्ट को कहा जाता है चार्ज एलिमेंट। मतलब इस वायर का हर छोटे से छोटा हिस्सा, ये हिस्सा, हर हिस्सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस छोटे छोटे हिस्से को कहा जाएगा चार्ज एलिमेंट। अब आप इन सब चार्ज एलिमेंट्स में से, छोटे छोटे हिस्सों में से किसी भी एक चार्ज एलिमेंट को पकड़ के चलो, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, हर चार्ज एलिमेंट यहाँ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये यहाँ वाले इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। आपको क्या करना होगा, सभी चार्ज एलिमेंट ने कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया वो देख करके उन इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना होगा। लेकिन हमें जोड़ने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन की बजाय जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो होगा इंटीग्रेशन का, क्योंकि इंटीग्रेशन इज आल्सो ए मेथड ऑफ एडिशन। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एक छोटे से चार्ज एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कोई चार्ज एलिमेंट सिलेक्ट किया, ये dq, इस पूरे पे चार्ज है q, मैंने सिलेक्ट किया dq। अब क्या करेगा ये अपना चार्ज एलिमेंट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा इस पॉइंट P के ऊपर dE, क्योंकि जो टोटल वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम नाम देंगे E, और छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम होगा dE। और हर चार्ज एलिमेंट की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P से अलग अलग डिस्टेंस होगी। इसी के साथ साथ हर चार्ज एलिमेंट का जो एंगल बनेगा वो भी अलग अलग बनेगा, किसके साथ, इस पॉइंट P के साथ। ओके, उसके बाद इधर मैंने सिलेक्ट किया dq, इसकी डिस्टेंस लेकर चलते हैं यहां से इस पॉइंट से, दैट इज x। यहां तक समझ में आता है। मैंने जो भी करंट एलिमेंट चूज किया, सॉरी चार्ज एलिमेंट चूज किया, उस चार्ज एलिमेंट ने एंगल बनाया P पॉइंट के साथ में, तो थीटा, और उसका डिस्टेंस है इस लाइन के साथ में x। आपका जो चार्ज एलिमेंट होगा इससे दूर और इससे पास हो सकता है। अच्छा, अब हर चार्ज एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस पे डिपेंड करता है ना, तो वो डिपेंड करेगा, मैं लिख देता हूं यहां पर कि ईच चार्ज एलिमेंट ऑफ वायर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड dE इज इक्वल टू, देखो ये चार्ज एलिमेंट का मतलब होता है छोटा चार्ज, एक सिंगल चार्ज। तो एक सिंगल चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, अभी तक हम पढ़ के चुके थे kq/r²। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ये करेगा k q की जगह dq, क्योंकि छोटा सा चार्ज हमारे पास dq है। पूरा चार्ज ले लोगे तो पूरी वायर बन जाएगी वो, अपॉन डिस्टेंस देखो कितना बनेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बनेगा ये r। हमने इसको डिस्टेंस को r लेके चले चार्ज से पॉइंट P तक का, तो r²। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अच्छा, अब जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये इसका इस चार्ज एलिमेंट का,
तो ऐसे ही बिल्कुल इससे अपोजिट साइड भी तो एक चार्ज एलिमेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं इतने डिस्टेंस के ऊपर, x डिस्टेंस के ऊपर, बिल्कुल अपोजिट x डिस्टेंस के ऊपर ही हम एक एलिमेंट और चूज करेंगे, वो करंट चार्ज एलिमेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा d, बिल्कुल अपोजिट, उतने ही एंगल पे, उतने ही डिस्टेंस पे। मतलब इस पॉइंट P से जितने चार्ज एलिमेंट लेफ्ट साइड पे होंगे उतने चार्ज एलिमेंट कहां होंगे, राइट साइड पे होंगे। ओके, तो बिल्कुल अपोजिट मैंने पेयर चूज किया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए। तो ये दोनों ने क्या किया, दोनों चार्ज एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इन्होंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, एक डी इस तरफ, एक डी उस तरफ। अब इन दोनों डी का रिजल्टेंट कहां आएगा ये समझने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो। एक तरीका तो है इनको रिजोल्व करने का, उसी तरीके से कर देंगे, और एक तरीका है इनको ऐड करने का फ्रॉम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। अब इसको रिजोल्व करेंगे, देखो कैसे रिजोल्व होगा ये। अगर ये एंगल डी, ये वाला कंपोनेंट डी, ये डी, तो ये एंगल कितना बनेगा फ्रॉम जियोमेट्री, ये भी एंगल बनेगा थीटा, ये भी एंगल बनेगा थीटा। तो ये बनेगा कंपोनेंट डी ई कोस थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा डी ई कोस थीटा। इस डी ई का ये डी ई कोस थीटा, इस डी ई का ये डी ई कोस थीटा, और दोनों डी ई का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना बनेगा, डी ई साइन थीटा, इसका भी और इसका भी, तो ये बन जाएगा 2 डी साइन थीटा। हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम ईच चार्ज एलिमेंट फ्रॉम अपोजिट साइड्स, जितनी अपोजिट साइड से होगा, जो एक कंपोनेंट है डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा जो कंपोनेंट बनेगा विल कैंसिल आउट ईच अदर, वो तो फिर उसको क्या कर देगा, वो कैंसिल आउट कर देगा। ओके, तो कितना कंपोनेंट बचेगा हमारे पास हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट का हमारे पास बचेगा ओनली डी ई साइन थीटा कंपोनेंट will remain of each। इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना होगा, डी ई नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, डी ई साइन थीटा। मतलब हर एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई साइन थीटा। एक तो चीज ये समझ में आती है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कितने, चार्ज कंपोनेंट है कितने, हमारे पास चार्ज कंपोनेंट है यहां से लेकर के इधर से लेकर के उधर तक, इसको हम बोलेंगे, लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है इस लाइन की, तो हम माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, हमारे पास इनफाइनाइट करंट चार्ज एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि हर एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, डी ई साइन थीटा, तो सभी मिलकर कितना देंगे, तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय ऑल चार्ज एलिमेंट्स, तो उसको हम क्या करेंगे, अब सबको ऐड तो कर नहीं सकते हम लोग सभी करंट एलिमेंट को, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो E विल बी इक्वल टू हर चार्ज एलिमेंट ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, डी ई साइन थीटा, और इंटीग्रेशन रहेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ओके, देखो इसके बाद तो वैल्यू पुट करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, डी ई ये बनेगा k इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गई कि जो लिमिट पुट की थी मैंने वो तो थी x एक्सिस में लिमिट, और मेरे पास जो यहाँ पे डेरिवेटिव आया वो आया डी क्यू के अंदर। इसको हम लोग अभी चेंज कर देते हैं, या तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी हम लोगों को, यहाँ पे डी क्यू चेंज करना पड़ेगा। मैं डी क्यू को चेंज कर देता हूँ। तो अभी हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आए थे कि फॉर्मूला होता है लैम्डा का dq अपॉन dl, है ना। तो यहाँ लेंथ का नाम x है, यहाँ पे इसको dx भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लेंथ हम कौन से एक्सिस में लेके चल रहे हैं, x एक्सिस में। तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dx। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया इंटीग्रेशन सोल्व करते टाइम, बिकॉज़ मेरे पास जो लिमिट थी वो x एक्सिस की लिमिट थी,
हमारे पास जो यहाँ पे डेरिवेटिव था वो था चार्ज का। चार्ज चेंज नहीं होता किसी जगह पे, सिर्फ कौन चेंज होते हैं हमारे पास में, डिस्टेंस चेंज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये जो लिमिट चल रही है एक्स एक्सिस से चल रही है, k इनटू डी क्यू की जगह लैम्डा इनटू dx अपॉन r स्क्वायर इनटू sin थीटा। अब जो बच्चे जानते हैं इंटीग्रेशन के बारे में उनको पता होगा कि इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें x बदलने के साथ साथ बदलेंगी वो तो x पे डिपेंड होती है, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल, और जो चीजें कभी नहीं बदलती उनको हम कांस्टेंट मान के बाहर निकाल देते हैं। तो देखो जब हम x में यहां से यहां जाएंगे इस जगह पर, मतलब जब मैं इस चार्ज एलिमेंट से इस चार्ज एलिमेंट तक जाऊंगा तो क्या क्या चेंज होगा, तो देखो इस चार्ज एलिमेंट का डिस्टेंस चेंज होगा, r भी चेंज होगा और थीटा भी चेंज होगा, मतलब यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, और मुझे दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि हम दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर सकें। हाँ, दो वेरिएबल का डेरिवेटिव पॉसिबल है लेकिन दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन हमारे पास पॉसिबल अभी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे थीटा को और r स्क्वायर को बदल देंगे, मतलब मैं चाहता हूं कि दो वेरिएबल को फिर से बदला जाए एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, और मैं कोशिश करता हूं उसके अलावा देखो k तो हमेशा कांस्टेंट रहता ही है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा को भी कांस्टेंट मान के बाहर निकाल देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा हमारे पास k बाहर लैम्डा बाहर, k इनटू लैम्डा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसकी इंटीग्रेशन, और sin थीटा dx अपॉन r स्क्वायर। देखो मैंने प्रॉब्लम बता दी आप लोगों को, जैसे जैसे आप सभी x की बात करेंगे, सभी चार्ज एलिमेंट की बात करेंगे, तो हर चार्ज एलिमेंट के लिए थीटा और r अलग अलग होता है। प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोगों को, इसके लिए क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को, पूरी इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ना कि तीन वेरिएबल की फॉर्म में, x वेरिएबल, थीटा वेरिएबल, r वेरिएबल, इनको बदलेंगे हम सिंगल वेरिएबल में, और वो होगा थीटा। देखेंगे कैसे, तो कि ऐसे लैम्डा ऐसे, मुझे थीटा कन्वर्ट करना तो मैं sin थीटा को तो छेड़ूंगा ही नहीं, है ना, मैं चाहता हूं थीटा तो यहां पे रहेगी, सो आई विल चेंज ओनली r एंड dx। कैसे, वो हम ऐसे करेंगे, तो देखो ये डिस्टेंस को हम y बोल देते हैं, यहां तक के डिस्टेंस को y, तो एक तो मुझे r को चेंज करना है, sin थीटा ऐसे का ऐसे, अब r बन रहा है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में ये बेस x परपेंडिकुलर y, तो r क्या बनेगा, r बनेगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो मेरे पास आ गया r स्क्वायर। लिखने की जरूरत है इसको, एक लिख देता हूं ब्रैकेट में कि r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बच गया dx, अब dx कैसे निकालेंगे, तो dx निकालेंगे हम x की हेल्प से, एक तो अपने को चाहिए x, ओके। अब x कैसे निकालेंगे, तो x निकालेंगे इस टाइप से, कहां गया x, x हमारे पास में है बेस, ओके, और हमारे पास y है परपेंडिकुलर, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर का, बुलाना पंडित जी को, b b b h h b, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय ये उल्टा, साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट, हमारे पास ये आ गया टेंजेंट कोटेंजेंट, सॉरी उल्टा कर देंगे इससे तो भी कोई दिक्कत नहीं, y अपॉन x कर देते हैं, y अपॉन x will become equal to perpendicular by base will become equal to अपना टेंजेंट थीटा, ठीक है। इसको आगे देखो, इसके बाद तो y अपॉन x आ गया, तो x आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू y अपॉन टेंजेंट थीटा, या फिर यहाँ लिखना पड़ेगा अपने आगे x इज इक्वल टू y कोटेंजेंट थीटा, ओके। मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई, बट मुझे वैल्यू चाहिए dx की, तो ऐसे dx की वैल्यू बने के डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। डेरिवेटिव में देखो y इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, y तो बदलेगा नहीं, हम तो इधर जा रहे हैं ना आगे पीछे, हमारे यहाँ जाने से y तो बदलने से रहा, तो फॉर्मूला बन जाएगा y एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट थीटा इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा विल बी आवर पार्शियल डेरिवेटिव, इसे कहा जाता है कंप्लीट डेरिवेटिव। उसके बाद dx वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे dx की वैल्यू बनेगी y इनटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। अच्छा एक चीज और कन्वर्ट करनी पड़ेगी अपने को, लिमिट भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हम जा रहे थे x एक्सिस में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, बट हमारा अब एंगल क्या बन जाएगा, अपने को अब लिमिट लेनी पड़ेगी एंगल में। मतलब अगर हम लोग बहुत दूर चले जाएंगे इस स्लाइड में, हमारा एंगल क्या बनेगा P पॉइंट के साथ। तो देखो लगभग सीधी लाइन बन जाएगी P पॉइंट के साथ, व्हेन वी विल गो एट इंफिनिटी, तो हमारा एंगल बनेगा 0 डिग्री। और उस कोने में जाएंगे बहुत दूर P पॉइंट के साथ, हमारा एंगल बनेगा 180 डिग्री। हमारी लिमिट बन जाएगी 180 डिग्री से 0 डिग्री तक, या फिर 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, इसको पाई की फॉर्म में लिख देते हैं तो ये बन जाएगा 0 से लेकर पाई तक। ओके, उसके बाद आगे देखेंगे, हम एक काम कर देते हैं यहाँ पर, जब हमने छुटकारा पाई लिया x से, तो हम यहाँ से भी x को कन्वर्ट कर देते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा k इंटू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक साइन थीटा y कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन x की जगह y कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर बनेगा, तो बनेगा y स्क्वायर कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर। अगले स्टेप में अब अपने को सिंपलीफाई करना है, खोल बहुत दिया, इसको छोटा करते जाएंगे फॉर्मूला को। नीचे हमें y स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो y तो एक कांस्टेंट है, इसको तो रख सकते हैं अपने साथ में, तो ये बनेगा क्या sin थीटा इंटू वाई इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नीचे जब y स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, y स्क्वायर बाहर निकालने के बाद आगे के स्टेप्स देखो, इसको नोट कर लेना एक बार, काफी अच्छा क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको ये। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास E इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा, देखो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो ऊपर भी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, नीचे भी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, खत्म। ऊपर y नीचे y का स्क्वायर, खत्म। तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि ये लैम्डा और y को बाहर भी निकाल सकते हैं, बिकॉज़ y इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। अंदर बचेगा लिमिट 0 से लेकर पाई तक sin थीटा इनटू d थीटा। ओके, हमारा काम काफी हद तक हो चुका है, तो इसको तरफ रखेंगे k इंटू y, सॉरी k इंटू लैम्डा अपॉन y, और sin थीटा का जो होता है इंटीग्रेशन वो होता है माइनस ऑफ cos थीटा, माइनस को बाहर निकालो cos थीटा, लिमिट 0 से लेकर पाई तक, e इज इक्वल टू माइनस ऑफ k लैम्डा अपॉन y, अंदर बचेगा cos पाई माइनस cos 0, माइनस ऑफ k को खोल देते हैं, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लैम्डा नीचे y, cos पाई होता है -1 और माइनस cos 0 होता है 1, ये बन जाएगा -2 यहाँ पर माइनस बाहर तो मिला करके फिर +2 बन जाएगा, तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y। फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2 से 4 खत्म, नीचे बनेगा 2, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। ये हमारे पास रिजल्ट बन गया, और ये रिजल्ट काफी देर में जाके बना। लेकिन अगर आप इस रिजल्ट को बनाने की कोशिश करेंगे गॉस थ्योरम से, तो रियलिटी में बताता हूं मैं आप लोगों को, ये आपका जो क्वेश्चन है सिर्फ 2 मिनट का रह जाएगा, और रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन हमने ये क्वेश्चन गॉस थ्योरम से ना करते हुए किससे किया, इसको हमने किया फ्रॉम द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। काफी अच्छा लेंथी क्वेश्चन था। एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, अगर आप लोग एक एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हो तो आप लोग अपनी बाकी हेल्प बुक के 4 या 5 क्वेश्चंस के बराबर क्वेश्चंस कर सकते हो। मतलब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन काफी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अपने हाथ से करके देखना। एक कुछ बुक्स में क्या कर रखा है जानते हो, कुछ बुक्स में ना इसे एंगल थीटा मान रखा है, इस एंगल को, बजाय कि मैंने जो एंगल थीटा लिया था उसकी बजाय इसे थीटा मान रखा है। आप लोग ट्राई करें अपने हाथ से इसको थीटा लेकर के और यहां तक पहुंचने की, देखते हैं आप इसे कितने बच्चे वहां तक पहुंच पाएंगे। आई अगेन रिपीट, द आंसर विल बी सेम, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर गलत आ रहा है अपनी गलती की फोटो खींच करके कमेंट बॉक्स में डालना, आई विल सॉल्व इट फॉर यू।
आपको सोल्व करके पक्का दूंगा। ऐसे छोटा सा क्वेश्चन एक और कर लेते, इसको नोट कर लो। देखो ये रहा क्वेश्चन कि ए थिन सेमी सर्कुलर रिंग, हमारे पास एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग हमारे पास में है, मतलब आधा सर्कल, ये हमारे पास आधा सर्कल अवेलेबल है। ओके, ऑफ रेडियस ए, इसकी रेडियस हमारे पास ए है, इट इज रेडियस ए, मतलब हर जगह से डिस्टेंस इसका ए ही रहेगा, कहीं से मर्जी आप नाप लेना। इट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। लैम्डा को बता दिया गया कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर, तो ये जो हमारे पास रिंग है इसके पास चार्ज दे दिया हमने हर जगह, तो ये रिंग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी इसके सेंटर के ऊपर, ये हमें पता लगाना है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ इतना फर्क है, वहां हमारे पास स्ट्रेट वायर थी, हमने यहाँ वायर को थोड़ा सा बेंड कर दिया। ओके, फिर से वही बात कि इस वायर का हर छोटे से छोटा हिस्सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। किसी भी एक पार्ट को लो और ये बता दो कि उस छोटे से पार्ट ने, डी क्यू पार्ट ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया डीई, तो जो हमने चार्ज एलिमेंट सिलेक्ट किया था उसका एंगल बनता है विद दिस लाइन, इसको ए वैसे नाम दिया जाता है इसको, तो ये एंगल बनाया थीटा। ऐसे ही इसके बिल्कुल अपोजिट भी हम लोग एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं, उसने भी एंगल बनाया थीटा। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही जो डीई ये थीटा बनेगा, कौन सा थीटा, डीई कोस थीटा होगा सभी एलिमेंट का, वो तो जुड़ जाएगा, और डीई साइन थीटा हर एलिमेंट का खत्म हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने। वहां शायद ऐसा हो रहा था कि जो हमने एंगल चूज किया था वहां पर साइन थीटा जुड़ रहे थे और कोस थीटा खत्म हो रहे थे, है ना। यहाँ उल्टा हो गया। ये सब बातें डिपेंड करती है कि हमने थीटा किसे चूज किया था, नथिंग एल्स। ओके, तो हम लिख देते हैं कि डीई साइन थीटा ऑफ each charge element cancel out each other and dE cos theta will remain। जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास, dE cos theta। तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा डीई कोस थीटा का इंटीग्रेशन। ओके, अब ये और देख लेते हैं हमारे पास कि अब लिमिट क्या पुट करनी है और डीई किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो डीई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस चार्ज एलिमेंट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू की जगह डी क्यू और आर की जगह जो डिस्टेंस है यहाँ है ए, फिर से पुट करेंगे डी इज इक्वल टू के की जगह के, डी क्यू की जगह लैम्डा इनटू छोटी सी लेंथ dl अपॉन a, पुट कर दो यहाँ पर k इंटू लैम्डा इंटू dl अपॉन a इंटू कोस थीटा। यहाँ एक खास ध्यान देने वाली बात है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास हर चार्ज एलिमेंट का डिस्टेंस अलग अलग था इस पॉइंट P से, सेंटर से, और एंगल भी अलग अलग था। इस क्वेश्चन में हर चार्ज एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा इट विल बी सेम, सभी का डिस्टेंस सेम है a। ओके, तो हमारे अब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि हमारे पास a तो सेम है। हम इसको बाहर निकाल देते हैं पहले ही, तो बन जाएगा हमारे पास k इंटू लैम्डा अपॉन a इंटू इंटीग्रेशन किसका बचेगा, ओनली कोस थीटा और dl का। अब कोशिश यही कर सकते हैं हम लोग, या तो पूरे को किस में कन्वर्ट कर दें, थीटा में, या पूरे को कन्वर्ट कर दे dl में, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पूरे को कन्वर्ट करेंगे अभी थीटा के अंदर। कैसे, तो dl क्या है, देखो dl एक्चुअली छोटी सी लेंथ है, इस चार्ज एलिमेंट की छोटी सी लेंथ को हम dl कहते हैं, ये लेंथ dl, ये dl। ओके, और इसके जो दोनों हिस्से थे, अपर कॉर्नर और लोअर कॉर्नर, इन्होंने एंगल बनाया है यहाँ पर d थीटा, तो ये हमारे पास जो लेंथ थी वो थी a रेडियस। आप छोटा सा फॉर्मूला लगाओ कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस,
एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फॉर्मूला बनेगा एंगल का डी थीटा, आर्क हमारे पास है dl और रेडियस हमारे पास है a। फटाफट हमारे पास रिजल्ट आ गया, देखो क्या रिजल्ट आया, dl इज इक्वल टू a इंटू डी थीटा। सिर्फ इसे यहां पुट करेंगे हम लोग, फॉर्मूला बनेगा k लैम्डा अपॉन a इंटू कोस थीटा ऐसे का ऐसे, और dl की जगह बनेगा a इंटू डी थीटा। a से तो a खत्म हो जाएगा हमारा, वैसे ही कट करके काट देना इसे बाहर आ करके। क्या बचा हमारे पास, अब इसको बाहर ले आता हूं मैं, देखिए रिजल्ट क्या बचा। अच्छा एंगल कहां से कहां तक आएगा, देखो एंगल हमारा आएगा इस एंगल से और उस एंगल तक, मतलब ये जो एंगल बनेगा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो नीचे तक आएगी यहां तक, दैट इज -90 डिग्री, और ऊपर तक जो जाएगा वो बनेगा +90 डिग्री। हमारे पास एंगल की लिमिट बनेगी वो बनेगी -90 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री तक। आप चीज देख सकते हो, ये जो एंगल हमारा था इस बदल कहां रहा है, जब हम यूज करेंगे नीचे वाला करंट एलिमेंट चार्ज एलिमेंट तो हमारा एंगल बनेगा -90 डिग्री, और जब चूज करेंगे हम लोग ऊपर वाला चार्ज एलिमेंट हमारा एंगल बनेगा +90 डिग्री। हमें सभी को ऐड करना है, सभी चार्ज एलिमेंट को हमें सबको लेना पड़ेगा, सभी चार्ज एलिमेंट को लेना पड़ेगा। तो सबकी लिमिट कहां से कहां तक बनेगी, पहले चार्ज एलिमेंट से लेकर के आखिरी चार्ज एलिमेंट की लिमिट बनेगी -π/2 से +π/2 तक, और बीच के जो रैंडम चार्ज एलिमेंट है उनकी हमें पता ही है क्या बन रही है, एंगल थीटा, दैट इज वेरिएबल थीटा। आ गया यहां से k लैम्डा, a तो खत्म हो गया, तो cos थीटा का होता है इंटीग्रेशन sin थीटा, लिमिट बनेगी -π/2 से π/2, बन गया हमारे पास ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा sin π/2 माइनस sin -π/2। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा ऊपर sin थीटा हो π/2 होता है 1, और माइनस sin π/2 होता है -1, तो ये बन जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। अगेन फॉर्मूला इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिंग अपने आसपास इतना इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। ओके, छोटी सी गलती होगी मेरे से पहले ही, आई एम सॉरी फॉर दैट। रिजल्ट में फॉर्मूला जो होता है डी का वो होता है k/r²। यहाँ a का स्क्वायर आना चाहिए था, इसको ठीक कर लो हर जगह, a², तो हमारे पास एक a बचेगा नीचे, मैंने अभी ध्यान दिया, सो इट इज आवर आंसर। ठीक है जी, तो हमारे रिंग अपने सेंटर के ऊपर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। हमने पहले कोई भी इतने सारे चार्ज एलिमेंट्स में से कोई भी एक चार्ज एलिमेंट चूज किया और ये देखा कि वो चार्ज एलिमेंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, फिर हमने सभी चार्ज एलिमेंट को मिला करके उनको इंटीग्रेट कर दिया। पहले चार्ज एलिमेंट से लेकर के आखिरी तक इंटीग्रेट करना है। पहले चार्ज एलिमेंट का एंगल बनेगा -π/2, लास्ट का बनेगा +π/2। अगर हम ऐसे क्वेश्चंस को लेंथ में लेकर के चलते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन लेंथ में लेकर चले थे स्टार्टिंग में, तो वहां से भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जहां लेंथ में हमारा आंसर नहीं निकल सकता वहां हम जाकर के एंगल में काम करते हैं। सो ये दो क्वेश्चंस थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो काफी बढ़िया था। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करो, जो होते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं होते उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। अगली लेक्चर में हम लोग फिर से इन सभी बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन इन लेंथी तरीकों की बजाय हम लोग शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे जिसका नाम होगा गॉस थ्योरम। और उस गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसे पढ़ना, उसे देखना। तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय।